डियर नाइन्थ क्लास, मैं आज आपके हिस्ट्री का पहला चैप्टर लेकर आपके सामने हूँ। आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। आपकी जो हिस्ट्री है, आप उसे हिस्ट्री सब्जेक्ट में लेकर कहानी के रूप में लें कि इतिहास में क्या हुआ और कैसे हुआ, क्यों, और उसके परिणाम क्या हुए। आज का आपका जो चैप्टर है, मैं अपने मुद्दे की बात पर आता हूँ कि जो चैप्टर है उसका नाम है फ्रेंच रेवोल्यूशन, मतलब फ्रांस की क्रांति। ये फ्रांस की क्रांति क्यों हुई, क्रांति की स्थितियां क्या बनती है कि क्यों करनी पड़ जाती लोगों को क्रांति, और यहां के लोगों को क्रांति क्यों करनी पड़ी, इस पे हम चर्चा करते हैं। यहां का राजा था लुईस 16 उस समय जब क्रांति हुई। और एक दिन की कहानी पहले सुनो। 14 जुलाई 1789, 89, 14th ऑफ जुलाई 1789, मतलब ये 18वीं सदी की बात चल रही है। 18वीं सदी की एक दिन सुबह लोगों में यह रूमर हुआ, यह अफवाह फैली कि राजा ने ट्रुप्स बुला लिए, आर्मी बुला ली है और वो शहर पर अटैक कर देगा। राजा ने आर्मी बुलाई भी थी। तो उसमें हुआ यूं कि तकरीबन 7,000 लोग, आदमी औरतें सब मिले, इकट्ठा हुए और उन्होंने पीपल मिलिशिया बुलाई, मतलब लोगों की जो मिलिट्री है। उन्होंने अपने आप को मिलिट्री घोषित कर दी कि वी आर मिलिट्री एंड वी आर रेडी टू फाइट अगेंस्ट द किंग। हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं राजा के विरुद्ध। और उन्होंने अटैक किए गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पर, उन्हीं 7,000 लोगों ने, मतलब आम शहरियों ने। ये फ्रांस की बात है, फ्रेंच रेवोल्यूशन आपके चैप्टर का नाम है, तो ये फ्रांस की बात है। तो फ्रांस के लोगों ने अटैक करना शुरू कर दिया सरकारी बिल्डिंगों पर, और ये सोच के अटैक करना शुरू कर दिया कि हमको यहां से हथियार मिल जाएंगे। उन्होंने एक किला जो कि जेल बना हुआ था, जो राजा के डेस्पोटिक सिंबल था, उसके निरंकुशता का एक सिंबल था, उस पर हमला किया। और उससे लोग बहुत नफरत करते थे क्योंकि वो जेल बहुत बदनाम थी कि यहाँ पर ताड़ना बड़ी खतरनाक दी जाती है। उस पर अटैक किया, उसके कमांडर को मार दिया, वहाँ जो लोग थे उनको मारा, और जितने हथियार मिले, चूंकि जेल थी तो वहाँ हथियार भी मिलेंगे, जितने हथियार मिले उन्हें लिए, और जो कैदी थे उनको भी छुड़ा दिया उन्होंने। हालांकि कैदी वहाँ 7 से 8 ही मिले, तकरीबन 7 कैदी थे वहाँ, लेकिन वो जेल बदनाम बहुत थी। और उस जेल से इतनी नफरत थी कि उस जेल को पूरा तोड़ दिया गया, ध्वस्त कर दिया जेल को, यहां तक कि उसके फ्रेगमेंट्स, वॉल्स के फ्रेगमेंट्स, मतलब ईंटें तक बेची मार्केट में उस जेल की, और लोगों ने खरीदी भी, इस चीज को याद रखने के लिए कि हमने एक दिन जेल को इस तरह से तोड़ा था, इस खतरनाक जेल को। तो उसकी ईंटें भी बेची लोगों ने और मार्केट में खरीद ली उसकी ईंटें। ये था मंजर, मतलब लोग ऐसे हो गए थे कि अब मारना है, अब हम मारेंगे, अब हम सहन नहीं करेंगे राजा को, राजा के इस निरंकुश शासन को हम सहन अब के इसके बाद नहीं करेंगे। इस दिन से फ्रांस की क्रांति की शुरुआत हुई थी। ये क्रांति अब तभी रुकेगी जब राजा भी मर जाएगा, वो जैसे चाहते सिस्टम भी आएंगे, बदलेंगे, पर ये आज की शुरुआत है। और इस शुरुआत को देखने के लिए जो क्रांति हुई है क्यों हुई, कभी भी कोई क्रांति होती तो क्यों होती, क्यों लोग परेशान हो जाते और हथियार उठा लेते किसी देश के, किसी शहर के लोग, इसकी कहानी अब हम पीछे चल के सुनते हैं कि आज का ये दिन क्यों आया। तो ये जो लुईस थे, बर्बन डायनेस्टी थी, जैसे हमारे यहाँ भी कई डायनेस्टीज, कई परिवार होते रहे हैं जिन्होंने राज किया है इस भूभाग पर, इस भारत पर, और सैकड़ों सैकड़ों साल तक राज किया है। वैसे ही बर्बन डायनेस्टी उस समय वहां राज कर रही थी। अब इस किंग के बारे में जो अभी है, जब ये आया था, जब थोड़ा सा पीछे चलेंगे, 1774 की बात है, 1774 की बात है, जब इस राजा ने, लुईस 16 ने, लुईस 16वां ने राज संभाला था, और इसकी शादी हुई थी तब ये महज 20 साल का था। ही वॉज 20 years of एज
व्हेन ही गॉट मैरिड टू मेरी एंटोइनेट। मेरी एंटोइनेट जो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी, एक पड़ोसी देश ऑस्ट्रिया, वहाँ की राजकुमारी थी, वहाँ से इसकी शादी हुई थी। और कहते हैं कि ये बहुत बुरी सलाहकार थी राजा की, ये जो भी सलाह देती थी वो उल्टा ही पड़ता था। और ये जो राजा था इसको पब्लिक से कोई खास लेना देना होता नहीं था, ये अपने महल में ही बैठा रहता था, महल से बाहर ज़्यादा नहीं निकलता था। उसने वर्साइलिस में एक महल बनवाया था जो ऐसा था कि आज बैठे 250 साल पहले ऐसी कल्पना भी नहीं की जा सकती इस तरह की बिल्डिंग की जो इसका महल था। सारी दुनिया में ये महल तकरीबन हाईएस्ट क्वालिटी का था और शान और शौकत ऐसी कि क्या बताएं। मतलब एक्स्ट्रावेगेंसी, फालतू खर्च जिसे बोलते वो हाई पर था। इसकी कोर्ट के खर्च और एम्प्लॉयज़ के खर्च, महल के रख रखाव के खर्च, ये बहुत बड़े हुए थे। और जब ये राजा बना था तो इसे मालूम पड़ा था कि हमारे सरकारी खजाने में पैसा नहीं है। और वो इसलिए नहीं है क्योंकि इनके पहले के राजाओं ने भी लगातार लड़ाइयाँ लड़ी और लड़ाइयों में खर्च बहुत होता है। ये जब आए इनके समय में भी 7 years वॉर इन्होंने लड़ी ब्रिटेन के साथ, 7 साल की वॉर लड़ी थी जिसके असर हमारे इंडिया में भी पड़े थे। और वहाँ ये हार गए थे ब्रिटेन से, जिससे ब्रिटेन और फ्रांस दोनों बहुत कर्ज में आ गए। और लगभग 1 बिलियन लिब्रे जो वहाँ की करेंसी थी उस समय, इतना कर्ज था इन पे, 100 करोड़ लिब्रे, 1 बिलियन लिब्रे। और एक्स्ट्रा वेकेंसीज इनकी चल रही है। अब एक गलती हुई थी इस राजा से, वो गलती थी क्या थी मालूम नहीं। अब चूंकि ये हार चुके हैं ब्रिटेन से, तो ब्रिटेन के खिलाफ उस समय जब ये राजा बने थे उस समय अमेरिकन 13 कॉलोनीज जो थी वो लड़ाई लड़ रही थी आज़ादी के लिए। अमेरिका की जो 13 कॉलोनीज थी वो ब्रिटेन से आज़ाद होने की लड़ाई लड़ रही थी। तो इन्होंने भाई साहब ने क्या किया था, उस समय अमेरिका को अपना सपोर्ट करती। और अमेरिका को सपोर्ट कैसे किया, अपनी आर्मी, अपना पैसा देकर, जिससे कि इनको कोई फायदा नहीं होना था। लेकिन कहते हैं कि दुश्मन दोस्त का दुश्मन दुश्मन हुआ, तो अमेरिका को इन्होंने दोस्त बनाया और इन्होंने उसे सपोर्ट किया। हालांकि अमेरिका आज़ाद हो गया, लेकिन इनको क्या मिला, कर्ज। सिर्फ अपने दुश्मन को नीचा दिखाने के लिए इन पर लगभग 1 बिलियन का कर्ज और बढ़ गया, तो वो लगभग 2 बिलियन का कर्ज हो गया। अब कर्ज हो गया तो कर्ज वालों का इंटरेस्ट हो गया था, इंटरेस्ट होता था इन पर 10% पर एनम, जो कि बहुत ज़्यादा था। अब एक्स्ट्रावेगेंट लाइफ, फिजूल खर्ची थी बहुत बड़ी, इनकी शान और शौकत जो जीवन शैली थी वो अलग ही थी। कर्ज इन पर बढ़ गया है, ब्याज खूब चढ़ा हुआ है जो इनको हम रेगुलरली देते रहना है। और एक चीज़ हुई थी कि जो पॉपुलेशन 1715 में 2 करोड़ थी, 2 करोड़ 30 लाख थी इनके देश की, वो 2 करोड़ 80 लाख हो गई थी। अब मतलब 50 लाख, 30% से ज़्यादा की पॉपुलेशन की ग्रोथ हो गई, बढ़ गई। लेकिन फार्मिंग में कोई इनोवेशन नहीं आई, खेती किसानी में कोई इनोवेशन नहीं आई, जिससे कि फूड ग्रेन्स की कमी पड़ गई और वो बहुत महंगे हो गए। अब राजा ने जो टैक्सेस थे, जो डायरेक्ट टैक्सेस थे वो बढ़ा दिए, मतलब बढ़ाना चाह रहे हैं। और इनडायरेक्ट टैक्सेस तो वो कई तरह से लेते ही थे। अब वहाँ एक प्रथा थी फ्रांस में कि राजा खुद टैक्सेशन नहीं बढ़ा सकता था, उनको एस्टेट जनरल से की मीटिंग बुलानी पड़ती थी। अब एक नई चीज़ आई कि ये एस्टेट्स क्या होती है। इससे पहले 150 साल, पौने 200 साल पहले बुलाई थी, 1614 में, 1614 में बुलाई थी। और ये मीटिंग ऐसी होती है कि इसके हाँ करने के बाद ही टैक्सेशन बढ़ाया जा सकता है। तो इन्होंने एस्टेट्स जनरल बुलाई। अब एस्टेट जनरल बुलाने से पहले
एस्टेट्स के बारे में आप जान लीजिए कि फ्रांस में उस समय 3 एस्टेट्स थे। पहली एस्टेट जिसमें क्लर्जी होते थे, दूसरी एस्टेट जिसमें फ्यूडल्स नोबल होते थे। क्लर्जी मतलब वो जो पहली स्टेट एस्टेट के लोग बताए जो चर्च के में काम करने वाले होते थे, हाईएस्ट पोप से लेके नीचे तक जो चर्च वाले लोग होते थे, वो होती थी पहली एस्टेट, जिनके प्रिविलेजेस बहुत ज़्यादा थे। बाय बर्थ के आधार पर, जन्म के आधार पर उनकी काफ़ी सारी उनको छूट होती थी, प्रिविलेज होती थी कि आपको टैक्स नहीं देना है, उनको कभी टैक्स नहीं देना होता था। इवन जो नीचे वाले लोग होते थे वो चर्च को टैक्स देते थे, जो राजा को टैक्स देते थे वो अलग, जो सामान को खरीदने के टैक्सेशन देते थे, टैक्सेस देते थे वो अलग, और चर्च को भी टैक्स देते थे, धार्मिक टैक्स होता था ये। दूसरी एस्टेट में होते थे फ्यूडल्स, नोबल लोग, जिनको नोबल कहा जाता था, जो बड़े बड़े जमींदार होते थे, जो जुडिशरी के भी ऊपर के लोग होते थे। ये अपने अधिकार काफ़ी एंजॉय करते थे। ये हो गई सेकेंड एस्टेट, जो बड़े लैंडलॉर्ड्स होते थे जिनकी ज़मीनों में छोटे लोग काम करते थे, और ये सब मिला के 5% मुश्किल से होते थे। लेकिन 60% फ्रांस की ज़मीन इनके पास थी। बहुत ही उल्टा सिस्टम था। फिर थर्ड स्टेट आती थी जिसमें अपने आप में भी 3 लेवल के लोग होते थे। थर्ड स्टेट में भी 3 स्टेट्स थी, और थर्ड स्टेट में जो सबसे ऊपर थे वो नया नया अभी उभरा था एक तबका, जिसमें जुडिशरी में काम करने वाले लोग हुआ करते थे, प्रोफेसर्स होते थे, बड़े व्यापारी होते थे। चूंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हो गया था तो वो बड़े व्यापारी होते थे जो ओवरसीज बिजनेस करते थे, मर्चेंट्स होते थे, वगैरह वगैरह, इस तरह के लोग थे। फिर सेकंड स्टेट में जिसमें कि छोटे किसान थे और आर्टिशंस थे, जिनको कारीगर कहा जाता है। और तीसरी स्टेट थी जिसमें बहुत छोटे किसान थे जिनके पास 1-2 एकड़ ज़मीन हो तो हो, अदरवाइज वो दूसरों के खेतों में काम करते थे, और मजदूर थे, और नौकर लोग जो थे जो इन बड़े लोगों के घर में काम करते थे। मैक्सिमम यही लोग थे फ्रांस में। और ये फ्यूडल्स को भी टैक्स देते थे, मतलब जमींदारों के घर में काम करने की भी इनकी बंधुआ मजदूरी की दास्ता थी। ये क्लर्जीज को भी टैक्स देते थे, और ये सरकार को तो टैक्स देते ही देते थे। किंग को, जो राज्य होता था उसको तो टैक्स देते ही देते थे, जो डायरेक्ट टैक्स होता था और इनडायरेक्ट जो सारे सामान खरीदने पे देना होता था। इन तीनों एस्टेट्स की एस्टेट जनरल बुलाई गई, और एस्टेट जनरल जब बुलाई गई तो वहां तीनों एस्टेट से, जो पहली 2 एस्टेट से वहां से 300 रिप्रेजेंटेटिव्स पहुंचे, और जो तीसरी एस्टेट थी वहां से 600 पहुंचे। अब वहां वोटिंग सिस्टम होता था, और ये एस्टेट जनरल बुलाई इसलिए थी कि यहां से पारित कर दिए नियम और टैक्स बढ़ा सके। अब जनता के पास खाने की नौबत, मतलब भूखे मरने की नौबत है, और ये टैक्सेशन बढ़ाने की थी, ये सबको मालूम था। अब वहां एक सिस्टम हुआ करता था पुराने ज़माने से कि हर एस्टेट से एक वोट होता था कि कौन सी एस्टेट किस तरफ दे रही है, जो राजा ने प्रपोजल किया रखा है उस तरफ या अगेंस्ट। तो थर्ड स्टेट को मालूम था कि अगर ये दोनों एस्टेट्स एक तरफ हो गई टैक्स बढ़ाने की तरफ, तो टैक्स बढ़ जाएंगे, जो सब तीसरी एस्टेट को देने पड़ेंगे। तो तीसरी एस्टेट ने क्या किया था, एक प्रपोजल रखा था कि भैया अब जो है 1 मैन 1 वोट होना चाहिए। तो इनके 600 वोट थे। राजा ने इसके लिए मना कर दिया कि मैं ये नहीं होने दूंगा, तो इन लोगों ने वॉकआउट कर दिया, उस एस्टेट जनरल से बाहर निकल आए कि नहीं, अब हम पुराने सिस्टम से वोट नहीं देंगे। क्योंकि जब अमेरिका आज़ाद हुआ था ब्रिटेन से, तो वहाँ कई सारी नई चीज़ें हुई जो कि पब्लिक के हक में थी, पब्लिक के अधिकारों के हिसाब से थी, और ये उनसे प्रेरित थे। ये वहाँ से बाहर निकल गए। बाहर निकल गए तो इनको भी ठीक है बाहर कर दिया गया, और वो चीज़ टल गई। अब आगे, अच्छा, ये जो एस्टेट जनरल थी ये 5 मई को बुलाई गई थी। 5 मई 1789 को, 89 को, 5 मई मेरा बर्थडे, 5 मई को।
उसके बाद इन्होंने 20 जून को फिर जब ये आ रहे थे तो इनको बाहर ही लॉक कर दिया गया, बाहर ही रहने दिया गया। राजा ने इसको एंट्री नहीं करने दी उसी जनरल स्टेट की मीटिंग में। तो इन्होंने पास में टेनिस कोर्ट बना हुआ था, उस टेनिस कोर्ट में इकट्ठा हुए और इन्होंने एक कसम खाई कि आज से हम नेशनल असेंबली है। ये जो 600 लोग थे, इन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया और ये कहा कि हम अपने आप को तब तक भंग नहीं करेंगे जब तक कि इस राजा के जो अधिकार है, जो निरंकुशता है, इसे हम खत्म न कर दें। तो अब हो गई नेशनल असेंबली, बन गई 20 जून को 1789 को। वो भी इस तीसरी एस्टेट के लोगों ने बना लिया। और तीसरी एस्टेट के भी वो लोग हैं जो तीसरी एस्टेट के ऊपर वाली एस्टेट के लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो ओवरसीज बिजनेस करते हैं, जो जुडिशरी में काम करते हैं, जो प्रोफेसर्स हैं, जो मर्चेंट्स हैं, ट्रेडर्स हैं, ये वो लोग हैं। इन्होंने असेंबली बना ली। अब चूंकि इन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली बना ली तो इन्होंने संविधान लिखना शुरू कर दिया और संविधान इन्होंने 2 साल में लिख भी लिया कि फ्रांस ऐसे चलेगा। और उसी बीच में ये बात आई थी 14 जुलाई की कि अब चूंकि राजा जो है अब ट्रुप्स बुलाने लगा, तो लोग इकट्ठे हुए और वहां ये रूमर था कि ये जनरल पब्लिक को मारेंगे और आपके जो खेतों की फसल वगैरह उन सबको खत्म कर देंगे। तो फिर पब्लिक ने सोचा कि नहीं, अब और नहीं सहेंगे, क्योंकि फ्रांस की हालत ये हो गई थी कि ये रोटी नहीं खरीद पा रहे थे लोग और टैक्सेशन अलग से देना है। और तो और सोने पे सुहागा कि बहुत ज्यादा ठंड पड़ने के कारण उसी साल में फसल भी नहीं हुई। अब मार्केट में पैसे नहीं है, अनाज नहीं है, लोग भूखे मर रहे हैं। इनको इंटरेस्ट देने के लिए बजट का आधा तो इनको इंटरेस्ट देने में चला जाता है, तो इंटरेस्ट देने के लिए इनको पैसे कलेक्ट करने, और ये कैसे भी करके करेंगे राजा। तो एक क्रांति का आगाज हो गया कि मरना वैसे भी है भूख से, तो बेहतर है कि हम लड़ते हैं, कुछ बदलाव लाएंगे। और लड़ा इन्होंने बेस्टाइल के किले को तोड़ दिया। हम आज वापस आ गए उसी जगह पर जहां इन्होंने बेस्टाइल पर अटैक किया था, वापस आ गए। अगली जो 4 अगस्त आई, मतलब आगे जब आया, जब फिर ठीक हुआ, इन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया, तो राजा भी थोड़ा सा बैकफुट पर आया और फिर इन्होंने वहां के जो फ्यूडल्स थे उन पर भी अटैक किया, क्योंकि जब आग लगती है तो सब जलता है। राजा के अलावा जो फ्यूडल्स थे, जो जमींदार थे, जिनके यहाँ इनको हमेशा काम करना होता था, फ्यूडल्स को टैक्स कुछ पैसे के रूप में भी देना होता था और कुछ उनके खेतों में काम करने की बंधुआ मजदूरी होती थी इनकी। तो इन्होंने उन पर भी अटैक किया और इस कदर अटैक किए कि उनको भागना पड़ा। और 91 तक इनका संविधान लिख लिया गया। तो संविधान में यह भी लिखा गया कि भाई साहब अब से कोई टैक्सेशन नहीं होगा लैंडलॉर्ड का, कोई टैक्सेशन नहीं होगा क्लर्जी का, कोई नोबेल नहीं होगा, कोई चर्च का पादरी जो है वो बहुत ऊंची अथॉरिटी नहीं होगा, और जो सबसे गरीब किसान है वो बहुत नीची अथॉरिटी नहीं होगा। अब बराबरी की बात होगी। फिर इसके बाद इन्होंने राजा को अपने साथ रखा कि राजा तो रहेगा लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन से चलेगा, राजा के अधिकार नहीं होंगे, वो निरंकुश नहीं होगा। राजा के पास वीटो पावर जरूर हो सकती है, कुछ एक पावर जरूर हो सकती है, लेकिन राजा जो चाहे वो अब नहीं कर सकता है। अब देश को तो नेशनल असेंबली ही चलाएगी। फिर राजा ने कोशिश की अंदर ही अंदर, राजा मान तो गया, उसके पास कोई चारा नहीं था, कोशिश की अंदर ही अंदर कि वो साइड के अपने उनका जो ससुराल था ऑस्ट्रिया वगैरह,
वहाँ से बात करे और कुछ ना कुछ ये वापस पलटे, क्योंकि बिना अधिकार के राजा को कैसे अच्छा लगेगा। अब वहाँ भी ये चीज़ें हुई कि ऑस्ट्रिया, जर्मनी, इटाली, उस साइड में ये बातें होने लगी कि अगर यही चीज़ हमारे यहाँ भी होने लगी, इस तरह की आग लगी, तो लोग जो है हम पर भी चढ़ जाएंगे, हमारा शासन भी हटा देंगे। तो उन्होंने कोशिश की, उन्होंने खुलेआम इस तरह के वक्तव्य दिए ऑस्ट्रिया ने कि हम इस जो नेशनल असेंबली है फ्रांस में, इसे वापस ख़त्म कर देंगे, हम वहाँ के राजा की मदद करेंगे। तो यहाँ के लोग गुस्सा हो गए कि आपने कुछ ना कुछ तो कहा ही होगा, अदरवाइज ऐसा नहीं होगा, नहीं होता। तो यहाँ के राजा पे फिर पब्लिक ने पैलेस पे अटैक कर दिया। राजा भागते हुए नेशनल असेंबली के पास गया कि आप मुझे बचा लो। नेशनल असेंबली ने उससे उस दिन बचा लिया, लेकिन उस पर केस चलाया गया और उस केस में राजा को सजा हुई और सजाए मौत हुई। और किस सिस्टम से सजाए मौत हुई वो आपको मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा। उसका नाम था गिलोटिन। गिलोटिन कर दिया गया। गिलोटिन नाम के आदमी ने मारने की एक तरकीब निकाली थी, जिसमें आदमी तड़पे ना, 2 पोल्स खड़े करके ब्लेड ऊपर लगा दी, सर रखा, ब्लेड गई, धड़ से सर अलग, कुछ सेकंड्स में ही वो खत्म। गिलोटिन कर दिया गया राजा को, उस पर सजा हुई और उसे मार दिया गया। और अब फ्रांस जो है रिपब्लिक बन गया। पहले मोनार्की था, डेस्पोटिक था, राजा का शासन था, वो जो चाहे वो करता था। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हुआ, लोकतांत्रिक जो राजशाही हुई वो हुई, और अब रिपब्लिक हो गया। अब जनता ही चलाएगी टोटल देश को। फिर खबरें सुनने में आई कि जो ऑस्ट्रिया और इटाली वगैरह थे, इन लोगों ने प्लान किया कि फ्रांस पे अटैक करना होगा, क्योंकि राजा को मार दिया है, और अगर राजा को मार दिया है तो ये चीज अगर हमारे देश में आ गई तो लोग हमें भी मार देंगे। पर वो ये करते उससे पहले यहां की गवर्नमेंट ने इलेक्शन किया, ये चीज पारित की, पास किया अपनी पार्लियामेंट में, और खुद ही अटैक कर दिया इन देशों पर, पड़ोस के देशों पर। और इस अटैक को नाम मिला कि जनता का युद्ध है ये राजाओं के खिलाफ, एंड यू हैव टू कम। तो उस युद्ध में पब्लिक आई वॉलंटियर्स के रूप में, मतलब पूरे फ्रांस की पब्लिक आ गई वॉलंटियर्स के रूप में, और आर्मी ज्वाइन की, और वो लड़े। और आर्मी को उस समय खाना प्रॉपर मुहैया कराया गया, चाहे इधर लोग भूखे मर रहे हो, आर्मी को सुविधाएं दी गई, कोशिश की गई। और वो आर्मी जो इस देश में सब कुछ खराब चल रहा है, खाने को नहीं है, वो आर्मी लगातार जीतती रही, पड़ोस के देशों को उसने लगातार हराया। और इसी आर्मी का जो नेतृत्व कर रहा था नेपोलियन बोनापार्ट, वो भी पिक्चर में आएगा। अब वहाँ तो ये चल रहा है, फ्रंट पर लड़ाई हो रही है, और एक वर्ड आया ला मार्शलिस, जो अभी नेशनल एंथम है फ्रांस का, आज भी है। वो मार्शलिस से जब लोग आए वॉलंटियर्स के रूप में, किसान आए, वो ये गाना गाते गाते आते थे मार्शलिस का, तो वो बड़ा फेमस हो गया और वो उनका नेशनल एंथम हो गया, ला मार्शलिस। अब इन्होंने उनको वहां फ्रंट पे लड़ाई चल रही है, और वो चारों खाने चित्त कर रहे हैं पड़ोस के देशों को, राजाओं को। लेकिन उसी समय अंदर क्या हो रहा है फ्रांस के, ये देखते हैं। अब ज्यादातर मेल्स जो है, जो ज्यादातर लोग हैं, वो चले गए हैं बॉर्डर पे। और जब नेशनल असेंबली बनी थी, आपको याद होगा, तो वो क्या बनी थी, वो थर्ड स्टेट के जो पढ़े लिखे लोग थे वो बनी। उस समय पावर सारा उनके हाथ में आया। लेकिन इस समय क्या हुआ कि लोगों ने, जो गरीब वाले लोग थे, नीचे वाले, उन्होंने सोचा हमारे हाथ में तो कुछ आया नहीं, ये भी पढ़े लिखे लोग ही हैं, इनके हाथ में ही है। तो जब रिपब्लिक बना था तब कई सारे छोटे छोटे क्लब्स बने थे। उसी में एक क्लब था जेकोबिन्स क्लब, जिसमें कि गरीब मजदूरों का क्लब था, और जिरोंडिन्स बने थे।
तो जैकोबिन्स क्लब में एक व्यक्ति था जो इसका प्रेसिडेंट था, उसका नाम था रॉबेस्पियर, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। इस व्यक्ति ने एक नियम निकाला कि जो फ्रांस के लोग होते थे वो ब्रीचेस पहनते थे, पैंट होता था जो सिर्फ घुटने तक ढकता था, और वो अमीर लोगों की निशानी हुआ करती थी, वो पैसे वाले लोगों की निशानी हुआ करती थी। तो इसने एक फुल पैंट निकाली थी जो स्ट्रिप्स वाली, कि ये हमारी पहचान है, और रेड हैट, लाल टोपी, और ये एक क्लब बना था। इस क्लब ने जो है बहुत सारी चीजें संभाल ली थी अपने हाथ में। अब ये जो रॉबेस्पियर था, ये बहुत ज्यादा, मतलब किस तरह का आदमी था कि जो क्रांति चल रही थी, अब कई सारे ऑफिशियल वर्क ये लोग देखते थे, तो क्रांति के खिलाफ अगर कोई कुछ बोलता तो उसे सीधे गिलोटिन कर दिया जाता, तो मौत की सजा। अगर किसी के बारे में ये पता चला कि ये पत्रकार है और इसने कुछ लिखा है तो उसे मार दिया जाता। तो इसके समय को रेन ऑफ टेरर भी कहते हैं, जो 1793 टू 94 चला, बिल्कुल टेरर का काल, डर का काल, ये एक साल जो था, क्योंकि इसने तकरीबन 16,500 लोगों को सिर्फ शहरी एरिया में गिलोटिन कर दिया था। कोई कुछ बोले गिलोटिन हो जाता था वो। अब एक समय यह आया कि खुद जो जैकोबिन्स क्लब के लोग थे वो भी इससे डरने लगे। उसे किसी पर शक भी हो जाता तो उसको वो मौत की सजा सुना देता। जैसे कि आज की दुनिया में भी एक देश है ऐसा, आप मुझे कमेंट में बताना कौन सा देश है। बिल्कुल इसी तरह का वो भी तानाशाह था। तो लोग सोच में पड़ गए कि अब इसका क्या करें। फिर इस पर भी केस चलाया गया जैकोबिन्स क्लब के द्वारा ही, इसको गिल्टी पाया गया और इसे भी गिलोटिन कर दिया। मतलब जो आदमी मार रहा था उसे ही मार दिया गया। और इसका बिल्कुल साफ नियम था कि सेना के पास खाना पहुंचना चाहिए, बिल्कुल जो मूल्य निर्धारित करता था उसी के बेस पर, ये लोग जो निर्धारित करते थे उसी के बेस पर किसान से खाना खरीदते थे, वही भूखे रह जाते थे। लेकिन फ्रंट पर, मतलब सेना के लिए खाना जाता था, जैसे मैंने आपको बताया। और जहां इनका बेस था शहरों में, क्योंकि ये लोग तो जो मजदूर वर्ग थे इंडस्ट्रियल, ये वहां से निकले थे, तो शहरों में खाना होना चाहिए ताकि जहां इनका बेस है वहां ये फेमस रहे। और गांव की हालत बहुत खराब हो गई थी, तो अब इसे भी मार दिया गया। और फिर एक रूल निकाला, डायरेक्टरी रूल, मतलब 5 डायरेक्टर्स होंगे और वो चलाएंगे, क्योंकि इन्होंने देख लिया था कि अगर पावर एक के हाथ में चली गई तो वो निरंकुश हो जाता है। तो फिर डायरेक्टरी रूल चला। अब जो नए नियम हुए, जो क्लर्जीज भाग गए थे, जो फ्यूडल्स भाग गए थे, अब इनको वापस बुलाया गया, क्योंकि जो डायरेक्टरीज थे वापस अब पावर कहाँ आई, कुछ समय तक जिरोंडिम्स को दिया, और फिर वापस वो जो नेशनल असेंबली जिन्होंने पहले बनाई थी, जो पढ़े लिखे लोग थे, उनके पास फिर से पावर आई। उन्होंने फिर से संविधान बनाया देश का और इस देश को चलाना शुरू किया। इसी बीच में ये जो फ्रंट पे लड़ाइयाँ लड़ रहे थे, ये नेपोलियन के अंडर में लड़ी जा रही थी। नेपोलियन वॉर जनरल था उस समय, और ये इन लोगों का बड़ा खास था। उसने कुछ 29-30 साल की एज में ही फ्रांस के सेनाओं को अच्छे से संचालित किया था। और आगे जाके आपको पता चलेगा कि फिर फ्रांस को इसी ने चलाया था। इसने भी अपने आप को डिक्लेयर किया था वापस से किंग। अब क्या हुआ कि फ्रांस रिपब्लिक है, किंग मर गया है, डायरेक्टरी रूल आ गया है, डायरेक्टर्स चला रहे हैं। फिर इसमें एक और चीज आई कि जो महिलाएं थी, अब महिलाओं की क्या भूमिका थी इसमें, फ्रांस की क्रांति में।
तो फ्रांस की क्रांति में महिलाओं ने भी खूब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। और वो ऐसे कि एक समय जब फ्रांस में लेविश लाइफ जीते थे किंग और क्वीन, तब महिलाएं जब उनको ब्रेड की दुकान के सामने लंबी लाइन, मतलब रोटी जो बहुत महंगी मिल रही थी और रोटी खरीदने के पैसे नहीं होते थे, भूखे मर रहे थे उनके सामने उनके बच्चे, तो उनको बड़ी लंबी लाइन लगा कर रोटी खरीदनी पड़ती थी। तब एक र्यूमर्स आया था कि वहाँ जो है वर्साइलिस में, तो जो किला तोड़ा था वो बेस्टाइल था, ये वर्साइलिस है जहाँ पर महल बनाया हुआ था, वहाँ पर पार्टी चल रही है जहाँ पर बहुत सारा खाने का सामान है, और वो लोग तो ऐसे जी रहे और हम ऐसे जी रहे हैं। तो महिलाओं ने ही वर्साइलिस पे अटैक कर दिया था। हालांकि वहाँ खाना वाना कुछ मिला नहीं, पर जो उनकी शानो शौकत देखी थी वो देख के दंग रह गए। और उन्होंने ये कहा था कि अब आप, रानी को कहा कि अब आप हमारे साथ चलिए और पेरिस में रह के देखिए कि लोग कैसे रह रहे हैं। उसके बाद में यही जो जिस दिन 14 जुलाई थी, उस दिन भी महिलाओं ने मिलकर उस किले पर अटैक किया था, बेस्टाइल पर, और महिलाओं ने अपने अधिकारों के लिए खूब लड़ाई लड़ी। लेकिन महिलाओं को मिला कुछ नहीं इसमें। जब नेशनल असेंबली भी बनी थी, जब वोट देने का अधिकार हुआ था, जब वोटिंग सिस्टम शुरू हुआ, तो सिर्फ कुछ 4 मिलियन लोगों को वोटिंग सिस्टम का अधिकार हुआ जो 25 साल से ऊपर के थे। मतलब 2 करोड़ 80 लाख लोगों में से 40 लाख लोगों को वोट का अधिकार था। जब रिपब्लिक हुआ, और उसके पहले ये जो था एक और सिस्टम बना कि भैया गुलाम और महिलाएं वोट नहीं दे सकते हैं, वही लोग वोट दे सकते हैं जिनके पास प्रॉपर्टी हो। फिर जब रिपब्लिक बना, जब नया नियम शुरू हुआ, तब 21 साल के लोगों से वोटिंग राइट चालू हो गया। लेकिन महिलाओं को फिर भी वोट का अधिकार नहीं मिला। महिलाओं ने अपनी पर्सनल लाइफ के लिए काफ़ी लड़ाई लड़ी कि हम जिससे चाहें उससे शादी कर सके, हमको भी एजुकेशन का राइट हो। और सबसे बड़ा जो मुद्दा था जिसके लिए वो हमेशा लड़ती रही, वो था कि पॉलिटिकल जो लाइफ है उसमें भी, पॉलिटिकल पार्ट है जो देश का, उसमें भी उनका हिस्सा हो। लेकिन ये नहीं हो पाया। जब जैकोबिन्स क्लब की जब मैंने आपको बात कही, इनको ये बाकी अधिकार सारे मिले थे, लेकिन जैकोबिन्स क्लब, जब रेन ऑफ टेरर आया, तो जैकोबिन्स जो मैक्सिमिलियन रोबिस्पियर था, इसने वापस महिलाओं के सारे अधिकार बंद कर दिए गए थे। उनके सारे क्लब्स बंद कर दिए थे। जो क्लब बने थे, जब जैकोबिन्स बने थे, जिरोंडिन्स बने थे, ऐसे कई क्लब्स बने थे, तब महिलाओं के क्लब भी बने थे, और लगभग 60 क्लब थे फ्रांस में। लेकिन वो सारे बंद कर दिए गए। क्लब्स आप पॉलिटिकल पार्टी समझ लीजिए, जैसे आज भी क्लब्स होते जो कई सारे संगठन बनते, वही क्लब वहाँ होते थे, वो सारे बंद कर दिए उन्होंने। और फिर महिलाओं को वोट देने का अधिकार सीधे 1946 1946 में मिले, जब लगभग हमारा देश आजाद होने वाला था। मतलब 18वीं सदी से 20वीं सदी तक उनको ये अधिकार नहीं मिले। फिर उसके बाद में नेपोलियन बोनापार्ट जो फ्रंट पर लड़ रहा था, उसे भी अधिकार मिले, वो भी बड़ा अधिकारी बना, वॉर जनरल बना। अब चूंकि आपके सिलेबस में नहीं है, अदरवाइज मैं बताता कि फिर इसने आगे इस देश में काफ़ी कुछ बदला, और बदलते बदलते फिर से इस देश को निरंकुश तानाशाह पे ला दिया था। और फिर उसकी मौत के बाद अंततः फ्रांस जो था वो फिर डेमोक्रेटिक हुआ, फिर रिपब्लिक हुआ। तो आज की यही कहानी थी बच्चों। ठीक से इसे सुनना, एक बार और सुनना, और अपनी किताब एक बार पढ़ लोगे तो आप ये कहानी कभी नहीं भूलोगे। याद है आपको पहला दिन जब क्रांति हो गई, 14 जुलाई 1789, 14 जुलाई 1789, जब वो हमला हुआ, वहाँ से ये क्रांति शुरू हुई। फिर ये सारे चेंजेस हुए, फिर नेशनल असेंबली बनी थी, फिर रिपब्लिक बना, किंग को मारा, कई लोग मारने वाले फिर मरे, फिर सिस्टम बदला। बड़ी छोटी सी कहानी है ये फ्रांस की क्रांति की कहानी। अपना ध्यान रखिएगा
और कोई बात हो, आपको जो आगे एक्सप्लेनेशन चाहिए जिस चैप्टर का, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं श्री फ्रॉम श्री KG to PG। जय हिंद।